वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना हलफ उठा लिया और पाकिस्तान के सियासी माहौल वैसे ही गर्मा गर्म जैसे चलता रहता है। आमिर साहब, ब्रेक से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ गया था, इसमें एक नुकता अभी आप थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का हवाला दे रहे थे तो मुझे वो याद आ गया कि जब पहली दफ़ा भी जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे तो उस वक्त भी कुछ केसेस ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ थे और फिर मुशर्रफ दौर के अंदर एक NRO हुआ था। फिर हुकूमत से तल्लुकात ख़राब हुए तो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में एक बेंच ने वो NRO को कलअदम करार दे दिया और दोबारा केसेस शुरू हो गए थे और फिर स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत को ख़त लिखना और गिलानी साहब उसके नतीजे में घर भी चले गए थे। इस बार फिर सदर साहब अभी मनसब पे आए हैं तो जो तोशाखाना केस है उनमें गालबन सितंबर 2020 में उन पर फर्द जुर्म आयद हुई थी, लेकिन अभी तक वो मामला मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। फिर जो फेक अकाउंट्स का मामला आया उसके अंदर JIT भी बनी, उसकी भी रिपोर्ट्स आई। तो ये अभी मामलात लगता है कि दोबारा वो 2008-13 वाली जो पोजीशन थी उस तरफ चले गए हैं। देखिए, हालात चलें इससे थोड़ा सा एक वैसे देखते हैं पाकिस्तान की तारीख को कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने सिविलियन प्रेसिडेंट के लिए तो केसेस खोलने की और उनकी इम्यूनिटी ख़त्म करने की कोशिश की और देखें कैसा कमाल हुआ कि पूरी कौम आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान में वापस लाना चाहती थी, लेकिन चीफ जस्टिस सदर पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड के मैजिस्ट्रेट के हवाले करना चाहता था। ये खुद मुख्तारी थी जिसपे सारे बाज़मीर उस वक्त इकट्ठे हो रहे थे कि सदर पाकिस्तान को हवाले करो मैजिस्ट्रेट के स्विट्जरलैंड के। और दूसरी बात कि जिस चीफ जस्टिस ने मुशर्रफ को वर्दी में सदर बनने की इजाजत दी थी, वो एक सिविलियन प्रेसिडेंट को चाह रहा था कि वो जेल के अंदर जाए। तो ये वो एक तकाबुल है जो पाकिस्तान का बड़ा स्याह तारीख रही है और उसी सदर को जिसने उसे रिहा किया और उसी सदर को जिसने उसे बहाल किया। तो ये है जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। मैं समझता हूँ कि उन केसेस में भी क्या निकला कि बाद में आसिफ अली जरदारी साहब उससे बाइज्जत बरी हुए और आज भी वही हालात हैं। देखिए, आपने जो पहले भी बात की है खालिद साहब, केसेस से तो ना घबराएंगे। ये आसिफ अली जरदारी साहब ने 13 साल 7 महीने कैद में गुजारे हैं। इधर तो 7 महीने के बाद लोग बड़ी बड़ी लीडरी के दावे करने लगते हैं। 13 साल 7 महीने और उसके बावजूद किसी से इंतकाम नहीं लिया, किसी के खिलाफ बदजुबानी नहीं की, कभी मुल्क के अंदर तशद्दुद को रुझान नहीं दिया, कभी पाकिस्तान को आग लगाने की बात नहीं की। तो ये वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी के तकरीबन 14 साल जेल में गुजारे और 14 दिन के बाद यहाँ पे या 14 घंटे के बाद लोग मुल्क जलाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये भी पाकिस्तान की तारीख ने देखा है। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से ज्यादा जो भी आपने बात की कि इंतखाबात के जो नताइज हैं उस पर क्या कोई कमीशन बनाना चाहिए, तो कमीशन तो वफाकी हुकूमत बनाती है, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि अब बात किसी एक इलेक्शंस की नहीं है खालिद साहब। क्या 2024 के इलेक्शंस ऐसे हैं जिन पे सबने कहा? 2018 पे भी सबका एतराज था, 2013 पे भी एतराज था। तो मैं समझता हूँ कि इसके बजाय रास्ता तो निकालना ही होगा ना। हर इलेक्शन में हम एक दूसरे पे एतराज करते रहे तो जमहूरियत डिरेल हो जाती है। सर, इससे रास्ता बताना चाह रहा हूँ कि इसलिए किसी एक इंतखाबात के लिए कमीशन बनाने से ज्यादा बेहतर है कि जो मिसाके जमहूरियत में साइन हुआ था आज से तकरीबन 22 साल पहले, कि हम लोग ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं। उसमें एक चीज आई, अब इंतखाबात, ये वोट गिनने, फॉर्म 45 और 47 का चक्कर खत्म हो। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो कि जहां पे ये झूठ और फ्रॉड अब खत्म होना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी कल्चर भी परवान पर चढ़ना चाहिए। ये नहीं कि एक सूबे में मुझे 2/3 अक्सरियत मिल गई तो वहां पे इलेक्शन पाक और पाकिज़ा है, लेकिन जहां पे मुझे नहीं मिली तो वहां पे मैं शोर मचा दूं। और फिर सवाल ये है कि अब तो इतना बात मजाया हो गई है कि अब तो जमात इस्लामी भी कह रही है हमारा मैंडेट चोरी हो गया। सराजुल हक साहब एक तरफ इस्तीफा देते हैं अपनी बुरी कारकर्दगी की वजह से, फिर कहते हैं मैंडेट, जिनसे बंदा पूछे आपको मैंडेट मिला कब था मौलाना साहब को, इन्हें। अब PTI जो एहतजाज कर रही है, PTI जब पूरे जोर में थी, जब 2018 में इन्हें पूरी हिमायत हासिल थी जनरल बाजवा की और फैज हमीद जैसे किरदारों की, तो उस वक्त इन्होंने कितनी सीटें ली थी? इससे कोई 5-10 ज्यादा ली थी और तो कोई फर्क नहीं था। तो आज वो कह रहे हैं जी मैंडेट चोरी हो गया। तो मैं समझता हूँ उसके लिए एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए जिसके अंदर तमाम लोग आए और एक ऐसा सदर उस चीज को इन सबको बिठा सकता है कि जिसने सबसे ज्यादा कैद काटी है, जिसकी जमात ने सबसे ज्यादा धांधली का सामना किया है,
और वाहिद जमात है जिसके खिलाफ होने वाली धांधली सुप्रीम कोर्ट में साबित भी हुई है। वो ये नहीं कि 35 पंक्चर जाके बाद में वापस लेने पड़े। वो जो असगर खान केस में फैसला हुआ था कि धांधली हुई, आईएसआई चीफ ने माना कि पैसे बांटे गए, तो वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। तो ये मौका है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए जिसमें तमाम जमातें बैठे और अब अपने आप को जरा जमहूरी जहन भी बना लें, फतह और शिकस्त को कबूल करना भी सीखें। ठीक है आमिर हसन साहब, आप क्या देख रहे हैं सारी सिचुएशन में, और ख़ास तौर पे क्योंकि ज़रदारी साहब के जो केसेस हैं उनमें मियां नवाज शरीफ साहब भी गालबन शरीक मुलजिम है। वो जो गाड़ियों का मामला था तोशाखाना केस में एक हमारे पॉलिटिकल लीडर तो इस वक्त जेल में है, और वैसे ही केसेस हैं ये नैब के। तो ये ज़रदारी साहब तो 5 साल के लिए इम्यूनिटी हो गई, इनके केसेस होंगे, तो क्या जो बाकी शरीक मुलजमान हैं उनका केस भी रुक जाएगा या चलता रहेगा उनका? और ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है, कि आपको लगता है वायबल होगा ये आमिर हसन साहब से पूछा? जी आपसे सर, नहीं आपसे, आमिर अब्बास साहब आपसे राय साहब। अच्छा देखिए, केसेस की जहां तक बात है, अभी बात हुई 2014 की कि जी इफ्तिखार चौधरी ने केसेस पीपल्स पार्टी के खिलाफ बेतहाशा शुरू कर दिए, लेकिन उसमें इफ्तिखार चौधरी के साथ साथ आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब PMLN रोज काला कोट पहन के, आपको मियां नवाज शरीफ साहब याद होंगे मेमो गेस कमीशन में काला कोट पहन के, यूनिफॉर्म पहन के जरदारी साहब के खिलाफ केसेस करते थे। और ये जितने भी केसेस थे ये ऑलमोस्ट PMLN जो सी थी, वो जो ऊपर जज था तो सामने वो खड़ी होती थी और उसकी वजह से। और आपको याद है कि कटकना और ये वाले केसेस जितने थे उसमें PMLN के ये सारी प्रोसिक्यूशन हो रही थी, वो ये सारे केसेस कर रही थी। तो अब देखते हैं कि जी PMLN अब की बार क्या कहती है और कब तक चुप रहती है। यही वजीर आजम साहब जो आज बने हुए हैं, ये तो पेट फाड़ के कहते थे कि जरदारी साहब का और खंबे पे लटकाने की बात करते थे। तो लेट्स सी के अभी वो किस अंदाज में आगे और कब तक चलते हैं। जहां तक बात रही कि जी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की, तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, CBMs। तो कुछ ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी, खासकर जो पीपल्स पार्टी या दूसरी, ये खुद विक्टिमाइज रही हैं पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के। तो जो पॉलिटिकल इस वक्त डेटिनीज हैं या जो पॉलिटिकल इस वक्त असीरान हैं, तो इनको तो सबसे बड़ा काम तो यही करना चाहिए था। ऑल्दो पीपल्स पार्टी ने जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो बारहा कहा था कि हम आते ही सबसे पहले ये जितने भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व प्रिजनर्स हैं इनको रिहा करेंगे। तो ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कोई हवा में से या मार्स पे से नहीं आ जाना। ये मेयर्स होंगे कि किस अंदाज में गवर्नमेंट और जो प्रेसिडेंसी है वो लेके चलती है बाकी पार्टीज को जिनके अभी एतराजात हैं, जिसमें आपने खासकर देखा क्योंकि प्रेसिडेंट एक इकाई होते हैं, यूनिटी होती है। आपने जो हमारी इलाकाई पार्टीज हैं, महमूद खान अचकजई को देखा, अख्तर मैंगल साहब नाराज हैं, महमूद खान नाराज है। फिर आप देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब या जमात इस्लामी, इनको हम मजाक नहीं कर सकते। कुछ भी हो, भले से सीटें ना हो या सीटें कम हो, लेकिन आप देखिए ना बलूचिस्तान में तो बहुत ज्यादा सीटें ली हैं फजलुर रहमान साहब ने। हम उनकी पुरानी सीटों को या जो उनकी पार्टिसिपेशन होती है कैसे भुला सकते हैं। यही जो हुकूमत इस वक्त अब मुख्तलिफ पार्टीज का मजमुआ है, ये पिछले 18 माह जो सी हुकूमत रही थी पीडीएम को हेड मौलाना फजलुर रहमान कर रहे थे। तो ये चीजें जो हुकूमत में या पावर में होते हैं, तो मेरी जाती राय है कि वहां से बड़ेपन का आगाज होता है और वहां से इनिशिएट अगर किया जाएगा एज ए गुड विल जेस्चर कि जी पॉलिटिकल जितने भी इस वक्त प्रिजनर्स हैं उनको रिहाई दी जाएगी, और उसके बाद कुछ बड़े अहम केसेस आएंगे, उसमें देखा जाएगा कि जी क्या जो हुकूमती पार्टी है वो रिकंसिलिएशन की बात तो करती है, सदर साहब भी, क्या वो जो आर्मी एक्ट के तहत लोगों का ट्रायल है सिविलियंस का उसको सपोर्ट करती है हुकूमत, क्या सदर साहब चाहते हैं कि जी उसी अंदाज में
सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाए गए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जब सामने आएंगे, जिसपे एक मौक़िफ़ नजर आएगा, तो उसके बाद ये तमाम चीजें हो सकती हैं। अदरवाइज इस स्टेज पे कह देना एक आई वॉश के तौर पे, तो ये मीनिंगलेस होगा। तो लेट्स, अभी इट्स द इनिशियल स्टेज, कुछ हफ्ते देखते हैं किस तरफ किस अंदाज में चलती हैं चीजें। तो ये चीजें मुमकिन चीजें हैं, लेकिन मुमकिन तब होंगी कि जब एक ऐसा पॉलिटिकल अप्रोच होगी जो कि इनकी अपनी होगी। इंटीरियर मिनिस्टर कौन आते हैं, उसके बाद चेयरमैन सेनेट कौन आते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज का कितना होल्ड होता है, फिर ये सब चीजें आपको पॉसिबल नजर आएंगी। और ये होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क ने आगे अगर बढ़ना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो उसका वाहिद रास्ता यही है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों। और ये जो बात अभी हुई कि जी केसेस इतने बने, तो जो अभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस चल रहे हैं, जो खवातीन के खासकर जो 8-8, 9-9 माह से जेलों में बंद हैं और जमानत होती है, हाई कोर्ट छोड़ता है, एक केस में छोड़ता है तो उसको दूसरे थाने की FIR में पकड़ा जाता है, दूसरे थाने से निकलता है तीसरे थाने में, तीसरे थाने से निकलता है 7 वाले शहर में। तो इफ यू गो थ्रू कि ये मेरिट्स पे इन केसेस में कुछ भी नहीं है, तो अभी इस पे जो ये डायरेक्शन लेते हैं उस पे डिपेंड करेगा कि हाउ वी मूव पॉलिटिकली, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आती। आपकी तरफ भी आता हूं कि ये 2 नुक्ते हैं। एक नुक्ता अगर हम अगले हिस्से में ले जाएंगे कि गवर्नेंस का, और ख़ास तौर के ऊपर जिसकी तरफ बहुत से लोग निशानदेही कर रहे हैं कि CM बलूचिस्तान का आना, या इंटीरियर मिनिस्टर का कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब आएंगे, कि इस गवर्नमेंट के पास पावर होंगी या नहीं होंगी, इसको हम अगले हिस्से में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये जो हमने पहले कहा था कि वफाकी हुकूमत कुछ अगर इनिशिएटिव लेगी, कुछ स्टेप लेगी किसी जगह बिठाने के लिए टेबल पे, तो बैरिस्टर साहब की तजवीज़ तो ठीक थी, अच्छी थी कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन होना चाहिए। और आमिर साहब, राजा साहब जो कह रहे हैं कि जी कि आपको कुछ ना कुछ पहले ऐसे केसेस ख़ास तौर के ऊपर जिसके अंदर पोलिटिकली मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं, आज हम जब ये बात कर रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि लाहौर मैदान जंग बना हुआ है। हालांकि वो कोई पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, रैलीज़ निकालती हैं, लॉन्ग मार्च धरने भी होते हैं, लेकिन जो पंजाब पुलिस का, पंजाब गवर्नमेंट का जो रवैया, और बेसिकली नून लीग जो मरकज़ में भी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं उनका अभी तक एग्रेसिव है थोड़ा सा, तो वो आप समझते हैं कि उसको भी थोड़ा सा टोन को डाउन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के ऊपर टेबल पे लाने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नरमी करनी पड़ेगी, उसके बगैर आप समझते हैं कि चीज़ें आगे चल जाएंगी? देखें खालिद भाई, जो आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी या एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ये मेरा राइट है कि मैं समझता हूँ कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या लॉ के मुताबिक, या मेरी किसी जगह राइट्स की वायलेशंस आई है, या कुछ ऐसे चीज़ें सिस्टम के अंदर आई हैं कि जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, या लॉ के हवाले से कुछ गुंजाइश है, तो मैं उसके लिए प्रोटेस्ट की एहतजाज करूँ। इसके अंदर हमारा लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह है, और मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए अगर हम कोई प्लेसेस को आइडेंटिफाई कर दें कि जी फ़लाँ प्लेस जो है वहाँ पे जाके आप पीसफुल एक प्रोटेस्ट करें, और उसकी कवरेज आप देख लें। असल तो इशू ये होता ये है कि आप जो एहतजाज करना चाहते हैं वो एहतजाज रजिस्टर हो, और रजिस्टर होने के अब आपके पास 3 मीडियम्स हैं जो बड़े ज़बरदस्त हैं। एक ये है कि पहले तो सिर्फ आपका न्यूज़पेपर था, उसकी कवरेज का बड़ा इशू आता था। फिर ये था कि शायद आप प्रोटेस्ट इसलिए उन जगहों पे करते थे कि एक मैस क्रिएट हो और आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री या प्रोविंस है उसको रजिस्टर इस चीज़ के अंदर आए। लेकिन अब 3-4 चीज़ें बड़ी आ गई। एक सबसे बड़ा आ गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि जहाँ पे भी आप एहतजाज करते हैं कैमरा वहाँ पे पहुँचता है, और एक कैमरा नहीं कई कैमरेज पहुँचते हैं, और वो उस चीज़ को फ़ौरन आपको रजिस्टर करते कर। दूसरा आपके पास आ गया आपका ये जो सोशल मीडिया जिसके अंदर मुख्तलिफ ऐप्स उसके अंदर आ गई हैं। और तीसरा भी ये है कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम भी अवेलेबल है, चाहे आपकी असम्बली है प्रोविंस के अंदर है या नेशनल असम्बली है, आगे आपकी स्टैंडिंग कमेटीज़ भी आएंगी तो सारा आएगा। तो अगर उस एनवायरनमेंट के अंदर ये एक लाइन ड्रॉ कर ली जाए तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि दोनों साइड्स के लिए एक विन विन सिचुएशन रहेगी। गवर्नमेंट को अपनी टोन और टेनर जो है उसको माइल्ड रखना चाहिए,
उसको सबमिसिव रखना चाहिए, उसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए ऑपोजिशन के मामले के अंदर, चूँकि गवर्नमेंट के अंदर तो आपके पास पावर भी है, आपके पास रिसोर्स भी हैं, और दूसरों के बकौल आपने गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो किसी और तरीके से भी आए हुए हैं। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली होता है ये कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है, पार्लियामेंट के अंदर या बाहर जो है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड जो है वो सॉफ्ट होता है और होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कोई आपको जिस तरह कहते हैं नारे नहीं मारने चाहिए, थ्रेटन नहीं करना चाहिए, किसी जगह जो है वो आपको पुलिस फोर्स को नहीं कहना चाहिए कि नहीं जाके आप करें, अनटिल के अनलेस जो है कि लोकल अरेंजमेंट के अंदर आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। ये एक आपका परसेप्शन है या आपके ऑप्टिक्स होने चाहिए। दूसरा ब्रेक ले लेते हैं एहसास साहब, क्योंकि हुकूमत तो वाकई शीशे के घर में बैठी होती है, तो उसको गुरेज करना चाहिए ऐसे एकदम से। ब्रेक से वापस तो दो बड़े अहम इश्यूज़ हैं नाज़रीन, एक तो हुकूमत कितनी बाइख्तियार होगी, नंबर 1, और नंबर 2 कि जो पॉजिटिव गेस्चर देना, और इसमें अभी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन और पीटीआई क्लेम अभी कर रही है कि उनको इंतखाबी निशान वापस दिया जाए सेनेट इलेक्शन के लिए, अगर वो नहीं दिया जाता तो फिर ये सारी कोशिशें कितनी कारगर साबित हो सकेंगी, इस पे हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।